जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर करंट अफेयर्स की एक और शानदार क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जहां हम बात करेंगे, जहां हम कवर करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि पहली न्यूज आपकी क्या है। आप लोग छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाएंगे बच्चों, क्योंकि ये आपके नोट्स ही हैं जो आपके काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप न्यूज देखोगे कि 16वीं वित्त आयोग ने राज्य की 50% का आवंटन की मांग को खारिज कर दिया। अभी देखिए, 16th फाइनेंस कमीशन बैठा हुआ है ना। 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक है बच्चों, यही काम कर रहा है आज की डेट में। तो 16th फाइनेंस कमीशन के पास सभी राज्यों ने ये बोला था कि सर हमको ना 50% का पैसा चाहिए सेंटर से। जैसे कि मान लीजिए, जितना भी पैसा आता है, जैसे 100% पैसा आता है ना, तो सरकार क्या करती थी, केंद्र सरकार उसमें से ना सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेती थी 59%, ठीक है, और राज्य सरकार को दे देती थी 41% में बांट देती थी, है ना। ये तो राज्य सरकारों ने ये फाइनेंस कमीशन से बोला, 16 फाइनेंस कमीशन से, कि सर हमको ना अब 50% का वो दे दो। क्या बोलते हैं, 50% का हमको बांट दो। जो भी पैसा है, आप 41% देते थे, तो 50% बांट दो। यहां पे देखिए मजे की बात क्या है कि केंद्र सरकार ने यानी कि वित्त आयोग ने ये 50% तो करना छोड़ो, फायदा तो करना छोड़ो राज्यों का, उल्टा नुकसान ही कर दिया। क्योंकि पहले जो दिए जाते थे ना, पैसा बांटा जाता था, वो बांटा जाता था जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर वो बांटा जाता था, गरीबी के आधार पर, याद रखिएगा, ठीक है। वो बांटा जाता था क्षेत्र के आधार पर। और जो ज्यादा गरीब है उसको ज्यादा पैसा मिलता था, जो जिसका क्षेत्र ज्यादा बड़ा है उसको ज्यादा पैसा, जिसका पॉपुलेशन जनसंख्या ज्यादा बड़ी है उसको ज्यादा पैसा दिया जाता था। इस तरीके का बंटवारा किया जाता था, ठीक है बच्चों। अब आप लोग देखोगे यहां पर कि ये जो बंटवारा किया गया है जनसंख्या गरीबी के हिसाब से पैसों का, अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या बोल दिया है यहाँ पे फाइनेंस कमीशन ने कि देखिए, जो राज्य जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा, यानी कि जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में जो भी राज्य ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। जैसे कि अब इससे फायदा किसको होगा, महाराष्ट्र को होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। फायदा किसको होगा, गुजरात को होगा, गुजरात में ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। यानी कि जो ज्यादा उत्पादन करेगा उसी को ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि भाई ये वो राज्य कमा रहे हैं ना, वो कमा रहे हैं तो ज्यादा पैसा उनको दिया जाना चाहिए। अब ये लोग जनसंख्या बढ़ा बढ़ा के नुकसान कर रहे हैं, तो इसमें केंद्र सरकार क्या करेगी भाई साहब। केंद्र सरकार का ऐसा कहना है। तो केंद्र सरकार ने बोला है कि देखिए सर, जो आवंटन है यानी कि डिवोल्यूशन है, आवंटन है यानी कि डिवोल्यूशन है, वो तो 41% ही रहेगी। हाँ, इसका तरीका हम जरूर बदल देंगे। यानी कि पहले गरीबों को दिया जाता था, जनसंख्या वालों को दिया जाता, क्षेत्र के आधार पर दिया जाता था। अब हम लोग देंगे जीडीपी में कौन कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इस आधार पर। अभी देखिए, और आप देखोगे कि इसका जो ये फैसला है जीडीपी के आधार पर देने का, 18 देशों ने साफ तौर पे, 9 देशों ने, 18 राज्यों ने साफ तौर पे इसका खंडन किया है, विरोध किया है। लेकिन भाई फैसला भी हो चुका है, हो सकता है कि आगे परिवर्तन हो, लेकिन फिलहाल का फैसला यही है कि 16th फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया है कि भाई साहब, अब जो प्रायोरिटीज मिलेगी ना पैसों देने की, वो मिलेगी आपने जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन दिया है इस आधार पर, ठीक है बच्चों। चलिए, हालांकि 18 राज्यों ने केंद्रीय करों में 50% हिस्सेदारी की मांग की थी। 16वीं वित्त आयोग ने कर वितरण में 41% का हिस्सा बनाए रखा, यानी कि मिलेगा तो 41% ही, नो डाउट। और वितरण मापदंड बदलकर सकल घरेलू उत्पाद, योगदान क्षमता और वित्तीय अनुशासन की प्राथमिकता दी है। यानी कि जो भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी में उसको हम लोग यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे। ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट रखा हुआ है 16 फाइनेंस कमीशन ने, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी एक अग्नि परीक्षा एक्सरसाइज की जा रही है। अग्नि परीक्षा, याद रखना, अग्नि परीक्षा एक्सरसाइज इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है, इंडियन आर्मी, आर्मी और आईटीबीपी, और आईटीबीपी, और इंडियन आर्मी में कौन, तो इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, पैदल सेना, ठीक है। इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, पैदल सेना। ये दोनों को इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के जो जवानों को कौन सिखाएगा, आर्टिलरी सिखाएगी, ठीक है।
आर्टिलरी क्या होती है? वो बंदूकें रखती है, आर्टिलरी वो बंदूकें रखती है जो कि दूर दूर से मार सकती है, मतलब बड़े बड़े गन रखती है, बड़े बड़े हथियार चलाती है। तो भाई साहब कई बार इन्फेंट्री वालों को भी जरूरत पड़ जाती है बड़े बड़े हथियार चलाने की, कई बार आईटीबीपी वालों को भी जरूरत पड़ जाती है, लेकिन इन दोनों को हथियार चलाने नहीं आते, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग अलग है, उनकी ट्रेनिंग अलग है। तो आर्टिलरी वाले क्या करेंगे? अब इनको हथियार चलाना सिखाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने एक, नॉट हम लोगों ने, इन लोगों ने एक अग्नि परीक्षा, ठीक है बच्चों, अग्नि परीक्षा नाम का अभ्यास शुरू किया है। अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा नाम का एक युद्ध अभ्यास शुरू किया है। क्लियर बच्चों, याद रखना। तो भारतीय सेना और आईटीबीपी ने अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के सीगर में, ठीक है, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश के सीगर जो जिला है, ठीक है, सिंगर जो जिला है, अरुणाचल प्रदेश के सीगर, ईस्ट सियांग जिला जो है, ठीक है, ईस्ट सियांग जिले में 6 दिवसीय अग्नि परीक्षा अभ्यास आयोजित किया, जिसमें जिसमें आप देखो, पैतरेबाजों पैतरेबाजों और आईटीबीपी को तोपखाना प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ट्रेनिंग किया गया, जिसमें कि इन्फेंट्री, ठीक है, जो इन्फेंट्री को और आईटीबीपी को ट्रेनिंग देगी कौन? आर्टिलरी ट्रेनिंग देगी। क्लियर पॉइंट, याद रखना। और किस चीज में ट्रेनिंग देगी? तो हथियार कैसे चलाए जाते हैं, यानी कि बॉर्डर पे आपको रेडी कैसे रहना है, और अपने जो युद्ध की तैयारी करनी है वो किस तरीके से मजबूत करनी है। ठीक है बच्चों, तो आप देखोगे अग्नि परीक्षा एक्सरसाइज किस किस के बीच में किया गया है, तो जो आईटीबीपी और इंडियन आर्मी के बीच में किया गया है। दलाई लामा, फर्स्ट स्पिरिचुअल लीडर टू विन ग्रैमी अवार्ड। अभी देखिए ग्रैमी अवार्ड जो है, ठीक है बच्चों, ग्रैमी अवार्ड जो है वो दिया जाता है म्यूजिक के लिए। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है म्यूजिक के लिए, ठीक है बच्चों, किसके लिए? तो म्यूजिक के लिए दिया जाता है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि किसी धर्म गुरु को ये अवार्ड दिया जा रहा है, धर्म गुरु को ये अवार्ड दिया जा रहा है, ऐसा पहली बार हो रहा है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लेना। और ये ग्रैमी अवार्ड कौन सा ग्रैमी अवार्ड है? 68th ग्रैमी अवार्ड है, 68th ग्रैमी अवार्ड है। कहाँ पे हो रहा है? तो लॉस एंजलिस में हो रहा है, लॉस एंजलिस में हो रहा है, ठीक है बच्चों, लॉस एंजलिस में किया जा रहा है। और अभी यहाँ पे दलाई लामा को दिया गया है अभी 68th ग्रैमी अवार्ड। और आप देखोगे दलाई लामा की उम्र तकरीबन तकरीबन कितनी हो चुकी है? 90 साल की हो चुकी है। 90 साल की उम्र में इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। अब क्यों ये इन्होंने ऐसा क्या किया? जबकि तो म्यूजिक एल्बम है, तो म्यूजिक एल्बम के साथ याद रखना ये स्टोरी टेलिंग के लिए भी दिया जाता है अवार्ड। किसी ने बढ़िया स्टोरी टेलिंग किया है, ठीक है, किसी ने बढ़िया नरेशन किया है, किसी स्टोरी का नरेशन किया है, तो उसको भी दिया जाता है ये अवार्ड। मतलब अलग अलग तरीके के फिल्म अवार्ड दिए जाते हैं। तो इन्होंने बहुत ही प्यारी सी स्टोरी टेलिंग की है, ठीक है। और जो इनका जो प्रोग्राम है उसका नाम क्या है? मेडिटेशन, याद रखना, ठीक है, याद रखना। एल्बम है मेडिटेशन, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन नाम की इन्होंने एल्बम बनाई थी, यानी कि बहुत ही प्यारी प्यारी इन्होंने स्टोरी टेलिंग की थी, ठीक है। मेडिटेशन, मेडिटेशन जो इन्होंने एक एल्बम बनाया था, जिसमें बड़ी शांति शांति आवाजों में बोलना, अब आपको ये करना चाहिए, अब इस तरीके से करना चाहिए, मतलब इस तरीके की चीजें इन्होंने की हैं। तो अभी चूंकि स्टोरी टेलिंग के लिए भी दिया जाता है, इसलिए दलाई लामा को कौन सा अवार्ड? ग्रैमी अवार्ड दिया जा रहा है। दलाई लामा 90 वर्ष के ने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स लॉस एंजलिस में रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा, और ये अवार्ड कौन देते हैं? तो रिकॉर्डिंग अकेडमी देती है। कौन ये अवार्ड देता है? तो रिकॉर्डिंग एकेडमी देती है, ठीक है बच्चों, रिकॉर्डिंग एकेडमी ये अवार्ड देती है, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। तो रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा प्रस्तुत अपने एल्बम मेडिटेशंस के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है, जो वैश्विक स्तर पर सहानुभूति, शांति और मानवता का सम्मान करती है। क्लियर बच्चों, तो इस तरीके का अवार्ड आप लोग देखोगे कि पहली बार दिया जा रहा है किसी धर्म गुरु को। तो धर्म गुरु में भी आप लोग क्या देखोगे? ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया का यूपीआई ने अभी एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ट्रांजैक्शंस के मामले में भी और अमाउंट के मामले में भी। तो जनवरी 2026 में आप देखोगे कि यूपीआई की जो लिमिट है, यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन है, कितना हिट कर गया? 21.7 बिलियन ट्रांजैक्शन, ठीक है, याद रखना। कितना? 21.7 बिलियन का ट्रांजैक्शन, यानी कि भाई लेन देन किया गया है यूपीआई के द्वारा। ट्रांजैक्शन, अब एक ट्रांजैक्शन में कितना रुपया क्या है ये अलग बात है, ठीक है, लेकिन 21.7 बिलियन ट्रांजैक्शन किया गया है। और अगर कीमत की बात करें तो 28.33 लाख,
लाख लाख, ठीक है बच्चों, लाख के रुपीस का ट्रांजेक्शन किया गया है, ठीक है, याद रखना। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। अभी देखो, ये जो आप देखोगे कि जो अमाउंट है 27.97 लाख करोड़ था, ठीक है, लाख करोड़, ये 1 लाख करोड़ है बच्चों, ये मत समझिए, ये लाख करोड़ है, ठीक है। और अभी लास्ट ईयर दिसंबर की बात करें, ये दिसंबर, ये मैं बात कर रहा हूँ 25 की, ठीक है, तो 27.97 लाख करोड़, लाख करोड़ की बात करते हैं, ठीक है। ये लाख करोड़ आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे, अमाउंट दिखाई देगा। तो पिछले साल वाला ही अमाउंट काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया है। तो तकरीबन तकरीबन 21% की ग्रोथ यहाँ पर आपको दिखाई देगी, 21% की ग्रोथ। तो आप देखने वाले हो बच्चों कि किस तरीके से यूपीआई ने, भारतीय यूपीआई ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है, ये रिकॉर्ड तोड़ काम किया है, आप लोग देखोगे। तो जनवरी 2026 में यूपीआई ने 21.7 अरब लेन देन किए, जिसकी कुल कीमत 28.33 लाख करोड़ थी, जो दिसंबर 2025 के 27.97 लाख करोड़ से अधिक थी, और यह मात्रा और मूल्य दोनों में रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। गुजरात बिकम्स इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी पावर हाउस। गुजरात पावर की नवीकरणीय ऊर्जा की शक्ति बन गया है। अब इसका क्या मतलब है, नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है विंड एनर्जी, यानी कि पवन ऊर्जा हो गया, और आप देखोगे सनलाइट से एनर्जी, सोलर ऊर्जा हो गया, है ना, इस तरीके की एनर्जी बनाने में गुजरात सबसे आगे बढ़ चुका है। और आप देखोगे कि पूरा जो हमारा भारत का जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा जो है, नवीकरणीय ऊर्जा जो है, ठीक है, याद रखना, नवीकरणीय ऊर्जा जो है, पूरे भारत की बात करते हैं, पूरे भारत का, इसका 16.5% अकेला, 16.5% अकेला कौन, गुजरात पूरा करता है, 16.5% अकेला गुजरात पूरा करता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक है। तो गुजरात ने पवन ऊर्जा नीति, और ये देखिए गुजरात ने लीड किया 16.5% नेशनल शेयर, यानी कि पूरा जो भारत में बनाई जाती है बिजली, उसका नेशनल शेयर 42.583 गीगावाट, जो देखोगे 16% का मतलब क्या है, ठीक है, 42 पॉइंट कितना, ये 42.583 गीगावाट, ठीक है, ये आप लोग देखोगे। और कैसे कैसे इस इतनी बड़ी अचीवमेंट को पा लिया है, तो आप देखोगे विंड पावर पॉलिसी 1993, ठीक है बच्चों, कौन सी पॉलिसी, तो विंड पावर पॉलिसी 1993 अपनाया था, ताकि कि पवन से ऊर्जा बना सके। उसके बाद आप देखोगे सोलर पॉलिसीज अपनाई थी 2016 में, और तब से अब तक चली आ रही है। उसके बाद देखोगे इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल पॉलिसी 2025, इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, इसमें विंड एनर्जी भी बात करेंगे, थर्मल एनर्जी भी बात करेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करेंगे, सोलर एनर्जी की बात करेंगे, सभी को एक साथ लेकर के हम यहाँ पे चलेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि चरंका, धोलेरा धोलेरा ठीक है, खड़वा पार्क्स, ये रूफटॉप सोलर एनर्जी जो है, यानी 2016 से चल रही है कि सभी घरों में गुजरात के रूफटॉप एक सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिससे कि सूरज की रोशनी कलेक्ट होगी और बिजली प्रोवाइड करेगी सभी घरों में। हाइब्रिड प्रोजेक्ट दिया जाएगा, हाइब्रिड प्रोजेक्ट मतलब कि एक तरफ विंड से भी बन रहा है, एक तरफ सोलर से भी बन रहा है, इस तरीके का हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी लगाया जा रहा है। उसके बाद एक योजना चलाई गई थी, पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना में भी गुजरात अग्रणी रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा अभी तक जो अपने देश, अपने जो राज्यवासियों के छतों पे पैनल लगा पाया है, उसमें नंबर 1 पे कौन आया है, गुजरात ही आया है। तो पीएम कुसुम योजना आप लोग देखोगे, और डिजिटल अप्रूवल, ठीक है, ड्राइविंग क्लीन एनर्जी ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ तो हो रही है, क्लीन एनर्जी ग्रोथ हो रही है। एनर्जी की ग्रोथ और क्लीन एनर्जी ग्रोथ में अंतर है बच्चों। एनर्जी का मतलब क्या होता है भैया, किसी भी तरीके की एनर्जी, है ना, चाहे कोयले से बने, पेट्रोल से बने, क्रूड ऑयल से बने, कैसे भी। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। क्लीन एनर्जी का मतलब हम लोग सनलाइट से बना रहे हैं, हम लोग पानी से बना रहे हैं, इस तरीके की ऊर्जा से बना, पवन से बना रहे हैं, इस तरीके की चीज आप लोग यहाँ पे देखोगे, ठीक है। तो पवन ऊर्जा नीति 1993 और सौर नीतियां 2016 से, एकीकृत नवीकरणीय नीति 2025 से,
उसके बाद आप देखोगे चरण का, धोलेरा, खाड़वा, खावड़ा पार्क, रूफटॉप सोलर 2016 के बाद, रूफटॉप एनर्जी 2016 के बाद, हाइब्रिड परियोजनाएं, पीएम कुसुम 2020 प्लस, डिजिटल अनुमोदन के माध्यम से गुजरात राष्ट्रीय हिस्सेदारी में 16.5% गीगावाट के साथ आगे है। स्वच्छ ऊर्जा समृद्धि, स्वस्थ ऊर्जा वृद्धि को बढ़ावा देता हुआ, तो गुजरात आपको दिखाई देगा नवीकरणीय ऊर्जा में नंबर 1 पे। ठीक है बच्चों, चलिए आदमपुर एयरपोर्ट को नाम बदल दिया गया है, गुरु रविदास महाराज जी। ठीक है, आप सभी को पता है रविदास जी को पंजाब वाले एरिया में बहुत माना जाता है। ठीक है, रविदास जी को पंजाब वाले एरिया में बहुत माना जाता है। तो कल इनका परसों इनका जन्म दिवस था, कल नहीं परसों इनका जन्म दिवस था। ठीक है बच्चों, याद रखें। तो डिसीजन हुआ, बातचीत हुआ कि भैया कर दिया जाए इनका नाम चेंज। तो रविदास जी के नाम पे, रविदास महाराज जी के नाम पे, रविदास जी महाराज के नाम पे, ठीक है बच्चों, महाराज के नाम पे ये एयरपोर्ट का नाम बदला गया है। क्लियर पॉइंट, याद रखना। और कौन सा? आदमपुर एयरपोर्ट है, आदमपुर हवाई अड्डा। ठीक है बच्चों, आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है, आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है। तो क्या ये अचानक से हुआ है? नहीं बच्चों, अचानक से नहीं हुआ है। ये पंजाब की जो असेंबली में 2020 में ही पास कर दिया गया था कि हाँ भैया, प्रस्ताव रखा गया था कि इसका नाम बदल देना चाहिए। तो नाम इसका बदल दिया गया है। और कब बदला गया है? 1 फरवरी को बदला गया है, 1 फरवरी 2026 को बदला गया है। तो जनाब 1 फरवरी 2026 को क्यों बदला गया है? क्योंकि 1 फरवरी 2026 को ही रविदास जी का क्या है? जन्म दिवस है। ठीक है, रविदास जी का क्या है? जन्म दिवस है। ठीक है, अब आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि रविदास जी का जन्म दिवस हर साल अलग अलग समय पर आता है, अलग अलग तारीख पे आता है, क्योंकि हम लोग ना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से इनका जन्म दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखना। तो माघ के महीने में आपको इनका जन्म दिवस दिखेगा, तो अलग अलग तारीखें आप लोगों को नजर आएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि 2 फरवरी, ठीक है, और ये अनाउंसमेंट किया गया, और 2 फरवरी को यानी कि कल पीएम मोदी ने जालंधर के आदमपुर हवाई अड्डे, ठीक है, आदमपुर हवाई अड्डे का नाम गुरु रविदास जी के नाम पर रख दिया है। यह मांग 2020 में पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव किया गया था, और उसको अभी मंजूरी मिल गई है। साथ में एक और आप लोग देखोगे परिवर्तन किया गया। ठीक है, हलवारा सिविल टर्मिनल का भी इनॉग्रेशन किया गया, हलवारा सिविल टर्मिनल का भी इनॉग्रेशन देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, जो हमारे देश में नाम बदलने का जो प्रचलन चल रहा है, वो बहुत पहले से ही चल रहा है ना। तो नाम बदलना कोई बड़ी बात तो फिलहाल है नहीं, तो नाम बदला जा रहा है भाई साहब। तो 2 फरवरी को नरेंद्र मोदी ने फाइनल डिसीजन ले लिया है। ठीक है, अब डिबेट डिस्कशन सारी पूरी हो चुकी है। सर्वेश रंजन प्रोमोटेड एज सीजीएम एट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप सभी को पता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, इंडिया के सीजीएम, ठीक है, सीजीएम, ठीक है बच्चों, सेंट्रल जनरल मैनेजर के पद पर इनको अपॉइंट किया गया है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? मैं आपको बार बार हर एक सेशन में बताता हूं कि अगर किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो याद रखना उन्होंने किसी न किसी को रिप्लेसमेंट ही किया है, रिप्लेस किया है, किसी न किसी की जगह ली है। तो भास्कर राव खरे जी, ठीक है, याद रखना, ये रहे भास्कर राव खरे जी की रिटायरमेंट पे, इन रिटायरमेंट के बाद इन्होंने ये पद दिया गया है। ठीक है, याद रखना कौन सा? भास्कर राव। ठीक है, क्या नाम होगा? भास्कर राव जी। ठीक है, भास्कर राव करे, ठीक है, करे जी। इनका रिटायरमेंट के बाद, इनकी रिटायरमेंट हुई, और इनके रिटायरमेंट के बाद इन्हें ये पद दिया गया है। ठीक है बच्चों, याद रखना। याद रखना, कभी भी कोई भी बैंकिंग की अपॉइंटमेंट होती है, तो अप्रूवल ऑलवेज आरबीआई करेगा। तो आरबीआई ने अप्रूव दे दिया है, ठीक है बच्चों, कि हाँ भैया चलो इनको सीजीएम के पद पे बिठा दो। तो भास्कर राव कारे के 31 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त यानी रिटायर होने के बाद आप देखोगे यूनियन बैंक ने 1 फरवरी 2026 से प्रभावी रूप से सर्वेश रंजन को महाप्रबंधन यानी जीएम से वरिष्ठ महाप्रबंधक सीजीएम के पद पर पदोन्नत किया, यानी कि प्रमोशन कर दिया गया है। क्लियर पॉइंट बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो न्यूज आता है, देविका सिंह, देविका नॉट सिंह, सिहाग, देविका सिहाग जी, देविका सिहाग ने मेडन बीडब्ल्यूएफ, ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 30 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। अब देख ले, बीडब्ल्यूएफ जो है 1934 में बनाया गया था, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे बैडमिंटन को प्रोत्साहन दिया जा सके। ठीक है बच्चों, तो इसके कई तरीके के मैच होते हैं। तो थाईलैंड मास्टर्स मैच हो रहा था अभी, कौन सा? थाईलैंड मास्टर्स मैच। क्लियर बच्चों, थाईलैंड थाईलैंड मास्टर्स मैच हो रहा था, थाईलैंड मास्टर्स
मैच हो रहा था। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो थाईलैंड मास्टर मैच में इन्होंने जीत हासिल की है, थाईलैंड मास्टर 2024-26, और मात्र ये 22 साल की प्लेयर है, 22 साल की खिलाड़ी है। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो आप लोग देखोगे, ठीक है, 22 साल की भी नहीं है, 20 साल की है। ठीक है, मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ, 20 साल की। ठीक है, याद रखना। तो भारतीय शटलर देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर 2026 में अपना पहला BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 30। अब सुपर 30 का मतलब क्या होता है? ये जो थाईलैंड का फेडरेशन है ना, सुपर 100, सुपर 200, सुपर 300, सुपर 400, सुपर 500, सुपर 600, मतलब ऐसे आता है। तो सुपर 300 वाले में इन्होंने जीत हासिल किया है। फाइनल में इन्होंने किसको हराया है? तो मलेशिया के एक खिलाड़ी है गो जिन वेई, गो जिन वेई को फाइनल में हराया है। और ये इनका पहला ऐसी जीत है। तो पहला मैच था और पहली इनकी जीत थी, पहली जीत में इन्होंने अपनी इस मुकाम को हासिल कर लिया है। ठीक है बच्चों, चलिए। थर्ड एडिशन ऑफ फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स लॉन्च इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में कोर्स लॉन्च किया गया है, नई दिल्ली में एक कोर्स लॉन्च किया गया है। और ये कोर्स लॉन्च क्यों किया गया है? ठीक है, कि भविष्य में, फ्यूचर में कभी युद्ध की स्थिति आ जाए, फ्यूचर में कभी किसकी स्थिति? युद्ध की स्थिति आ जाए। ठीक है बच्चों, वॉर की स्थिति आ जाए। क्लियर पॉइंट? युद्ध में वॉरफेयर यानी कि युद्ध की स्थिति आ जाए, वॉरफेयर की स्थिति आ जाए, तो कैसे निपटना है, ये सारी चीजें हमको पहले से पता होनी चाहिए। क्या? कैसे निपटना है। इसके लिए इंडियन आर्मी एयरफोर्स, ठीक है बच्चों, आर्मी, एयरफोर्स, एयरफोर्स और उसके बाद नेवी, नेवी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों एक साथ इकट्ठी होके ये कोर्स लॉन्च किया गया है। तो इंडिया ने लॉन्च किया थर्ड फ्यूचर, यानी क्या देखना, न्यू दिल्ली में थर्ड थर्ड इवेंट है, और इवेंट का नाम क्या है? थर्ड फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स ऑन 2 फेब, यानी कल किया गया, और 2026 नई दिल्ली में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो ऑफिसर्स है, डिफेंस इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स यहाँ पे आएंगे, और उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया है कि भविष्य में अगर कोई ऐसा वॉरफेयर, युद्ध की स्थिति आ जाए तो कैसे निपटना है। इसमें साफ सिखाया जा रहा है कि भाई साहब, हमको टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना है, हमको साइबर सिक्योरिटी का कैसे इस्तेमाल करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस का, जियो पॉलिटिक्स का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे डिसीजन लेना है युद्ध के समय में, ये सारी सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो आप देखना कि भारत ने 2 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में तीसरा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम शुरू किया है, जो जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना के अधिकारी और रक्षा उद्योग के विशेषज्ञ, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, साइबर, AI, अंतरिक्ष, इन सभी पे कोर्स लॉन्च किया गया, और इन सभी पे सभी मिलकर के बातचीत करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी देखिए, अभी आज का सेशन इतना ही बच्चों। और आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, आप लोगों ने आप छोटे छोटे जो बुलेट पॉइंट्स में पॉइंट होते हैं ना, आप लोग उस फॉर्म में नोट बनाए तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप लोग उसको जब चाहे रिवीजन कर सकते हैं। सुबह उठ के आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, और रात को सोते टाइम एक बार रिवाइज कर लीजिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में यूं ही बैठ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे।